दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 1 से लेकर 50 क्वेश्चन जो टेलीग्राम चैनल पे क्विज कराई जा रही थी 2 पार्टों में डिस्कस किए। आज हम 50 से लेकर 75 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बागवानी में निम्नलिखित में से क्या क्या उत्पादन शामिल है? तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर बोलते हैं। हार्टिकल्चर एक लैटिन शब्द है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जो हार्टिकल्चर है ये लैटिन शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका हार्टस होता है और दूसरा आपका कल्चरा। तो यहाँ जो हार्टस शब्द है इसका मतलब बाग होता है। कल्चरा शब्द का मतलब खेती होता है, यानी जो बाग जैसी खेती की जाए उसी को क्या कहा जाता है? उसी को बागानी खेती कहा जाता है या इसी को हार्टिकल्चर कहा जाता है। अगर हार्टिकल्चर को हम एक व्यापक सेंस में लेते हैं तो इसमें फल फूल सब्जियों की खेती को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो भी सौंदर्यीकृत या औषधि पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो हमने यहाँ 3 शब्द लिखे। सबसे पहले उनके लिए भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी प्रयोग की जाती है। हमने कहा फल, फूल, सब्जियाँ। अब यहाँ बात कर लेते हैं फल, यानी फल उत्पादन के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है। अगर एक शब्द में आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इसी को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जबकि फूल की बात करें तो फूल को फ्लोरिकल्चर किस नाम से जानते हैं? फूल को फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता। और सब्जियों का उत्पादन ये ओलेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर के नाम से इसे जाना जाता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है तो वहाँ पर फल भी होगा, सब्जियाँ भी होगा और पुष्प फूल भी होंगे, बागानी फसलें भी होंगी, मसाले भी होंगे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित स्थल विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ? तो यूनेस्को के द्वारा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भारत के साथ साथ जो विश्व के अन्य देश हैं उनके स्थलों को शामिल किया जाता है। अब भारत में शुरुआत कब से हुई? 1983 में हुई। तो 1983 से लेकर के 1983, 84, 85, 86 आज हम आपको बताएंगे कि 1983, 84, 85, 86 में कौन कौन से स्थल शामिल किए गए हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन कौन शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए कोड आपको बता रहे हैं और इसको मानचित्र से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो कोड है, ये कोड याद रखिएगा, ये कोड है आपका 4234। अब यहाँ का ये उठा लीजिए, यानी आपका ये 3 आ रहा लास्ट वाला, लास्ट के 2 यानी 2 डिजिट्स उठा लीजिए तो ये क्या बनेगा? 1983, 1900 अंत में ये लास्ट जो 3 उठाए हो ये इकाई के स्थान पर रखते चलिए। 1983, 1984, फिर 1984 के बाद 85 आएगा और 85 के बाद 1986। ये 4 आपके क्या हो गए? सन हो गए। अब इनको हम जो ये कोड लिखे ऐसे नहीं लिख दिए हैं, ये 4234 ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1983 है, उसमें 4 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। 84 की बात करते हैं तो 84 में 2 शामिल किए गए, 85 में 3 स्थल शामिल किए गए और फिर 86 में 4 शामिल किए गए। तो आपका कोड याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा।
हमने क्या बताया कि आपका कौन सा कोड है, आपका 4234। ये ध्यान रखिएगा, 4234 आपका क्या है, कोड है। तो आइए देखते हैं कौन कौन। तो पहले इसको मानचित्र से समझते हैं, जो ये भारत का मान लेते हैं मानचित्र है। तो यहाँ पर देखिए ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के 2 स्थलों को शामिल किया गया। एक का नाम है अजंता और दूसरे का नाम है एलोरा, अजंता एलोरा। फिर महाराष्ट्र से ये यूपी की तरफ यात्रा कर लीजिए। यूपी के 2 हैं, एक आगरा का किला सबसे पुराना है, आगरा का किला स्थापत्य कला में यूपी की बात करें। उसके बाद फिर ताजमहल, आगरा में ही क्या है, ताजमहल है। तो ये आगरा का किला, यानी 2 आपके यूपी के शामिल किए गए, आगरा का किला मानचित्र से ध्यान रखिएगा, और प्लस ताजमहल, ताजमहल। तो ये 4 जो हमने लिखा था 4234, तो उनका 4 जो पहला अक्षर है अजंता एलोरा, और इसके बाद ये महाराष्ट्र के हैं, और 2 कहाँ के हैं, आगरा का किला और ताजमहल, ये यूपी के हैं। तो आपका एक आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद आते हैं, यानी अब जो इसके बाद हमने क्या लिखा था 42, उसके बाद क्या लिखा था 34। तो ये जो सेकंड वाला 2 है इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ इधर बात करते हैं, ये आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के नीचे आओगे तो उड़ीसा मिल जाएगा, उड़ीसा के नीचे आओगे तो आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। तो यहाँ उड़ीसा जो है इसको हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ का जो आप सूर्य मंदिर नाम जरूर सुने होंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये इसको शामिल किया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ तमिलनाडु का, तमिलनाडु में है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। तो ये सूर्य मंदिर उड़ीसा का और महाबलीपुरम ये तमिलनाडु का, ये 2 मानचित्र में देखिएगा इसको शामिल किया गया है। कब, तो 1983 से स्टार्ट हुआ था। कोड याद करिए, हमने क्या बताया कि आपका यहाँ से लास्ट वाले शुरू करना। तो ये आपका 83 में 4 को शामिल किया गया, कौन, अजंता, एलोरा और आपका आगरा का किला व ताजमहल। अब जब हम 84 में आए तो हमने क्या कहा कि इसमें 2, ये देखो इस कोड को लेके चलिए, 2 आपका शामिल किए गए और ये पूरब के हैं। एक आपका सूर्य मंदिर है, दूसरा महाबलीपुरम है। फिर हम बात कर लेते हैं कि यानी कि कोड ध्यान में रखिए, हमने क्या कोड आपको बताया था 42 और आपका 34। तो हमने कब देख लिया, 1983 का देख लिया, 84 का देख लिया। अब 85 की बारी है। 85 कोड में 3 को शामिल किया गया, 3 स्थल कब शामिल होते हैं 85 में। और बहुत इसको याद रखना आसान है, इधर आपका आएंगे तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा, और आगे ये नॉर्थ, यहाँ असम, असम के 2 शामिल किए गए, एक आपका था काजीरंगा और दूसरा आपका था मानस। और तीसरा इधर आपका ऊपर जाएंगे तो यहाँ हम बना दे रहे हैं, ये आपका गुजरात के ऊपर राजस्थान, और राजस्थान का क्या शामिल किया गया, केवलादेव, केवलादेव। तो ये आपके 1985 में 3 स्थल शामिल किए जाते हैं, कौन कौन, यानी असम के 2 काजीरंगा, मानस व राजस्थान का केवलादेव। इसी को केवलादेव जो राजस्थान में है वो पक्षियों के आवास के लिए, आश्रय के लिए जाना जाता है। तो 1985 हो गया। अब हमने कहा आज हम आपको 86 तक बताएंगे। तो ये कोड जो बताए थे 4234, यानी अब आपका कौन हो गए, 4 83 में, 2 85 में, सॉरी 84 में, और उसके बाद 3 85 में, उसको भी हमने देख लिया। और फिर आपका ये 4 स्थल 1986 में क्या किए गए, शामिल किए जाते हैं। अब ये 4 को याद रखना बहुत आसान है। अब देखिए फिर से मानचित्र बनाइए, तो मानचित्र बनाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ आपका गोवा है, गोवा के ऊपर चले जाओ तो एक कर्नाटक वाला, ये कर्नाटक वाला है। तो ये गोवा का ध्यान रखिएगा, गोवा के जो चर्च हैं उसको शामिल किया गया। तो ये ऐसे लिख लीजिए, गोवा के चर्च, गोवा के चर्च 86 बता रहे हैं, 4 शामिल किए गए। गोवा के बाद कर्नाटक में आ जाइए, कर्नाटक का हम्पी, ये सबको पता होगा, हम्पी को शामिल किया गया। और फिर ये कर्नाटक के ऊपर पहुंच जाइए तो मध्य प्रदेश मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश का एक ही चीज़ फेमस है, खजुराहो के मंदिर। तो ये आपका खजुराहो, खजुराहो। और इसके बाद यूपी में पहुंच जाइए तो फतेहपुर सीकरी,
फतेहपुर सीकरी का स्थापत्य कला, तो ये आपका पूरा बन गया कौन, गोवा के चर्च, हम्पी, खजुराहो और फतेहपुर सीकरी, इसको कब शामिल किया गया, 1986 में। तो एक बार फिर से रिकॉल करवाते, हमने कोड क्या लिखा था, हमने कोड आपका 42 और आपका कितना 34 लिखा था, यही लिखा था। हमने कहा था सन आपको बिल्कुल ये 3 से इधर से शुरू कीजिए, बहुत है आसान, 1983, 1984, 1984 बाद 85 आएगा, फिर 1986। फिर हमने कहा था कि 4 1983 में शामिल किए गए, तो अजंता, एलोरा और उसके बाद आगरा का किला, उसके बाद फिर ताजमहल। फिर आपका 1984 में 2 शामिल किए गए, और 2 हमने कहा था ये पश्चिम से आए तो पूरब वाले निपटा लो, तो आपके उड़ीसा का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसके बाद तमिलनाडु का महाबलीपुरम, तो ये 84 हो गया। 85 में हमने यहाँ देखो 3 आ रहा है, तो यहाँ 85 में 3 को शामिल किया गया। वो 3 कौन था, तो हमने कहा कि अब पूर्वोत्तर भारत की यात्रा कर लो, तो काजीरंगा का कौन, काजीरंगा का मानस व दूसरा असम का काजीरंगा व मानस, तथा राजस्थान का केवलादेव, इसको शामिल किया गया। और लास्ट वाला हमने कहा 1986, इसमें 4 शामिल किया गया। और 4 स्थल कौन कौन से हैं, तो 4 स्थल हमने कहा कि गोवा से शुरू करिए, गोवा के चर्च, उसके बाद कर्नाटक में पहुंच जाइए, कर्नाटक का हम्पी, और उसके ऊपर पहुंचे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के क्या मिल जाएंगे, खजुराहो के मंदिर, और इसके बाद यूपी का फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल किया गया। तो हमने आज आपको ये संख्या याद रखिएगा, कौन, 42 34, तो इसको ऐड करिए, 4 2 6 6 4 10 3 13 हमने क्या कर दिया, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए उसको याद करवा दिए। बाकी के अगली क्लास में, क्योंकि एक साथ बताएंगे तो आपके सारे क्या हो जाएंगे, मिसमैच हो जाएंगे और आप कंफ्यूज होंगे, तो 13 भी याद करवा दिए, बाकी धीरे धीरे जितने हैं सारे के सारे आपको याद करवा देंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, पूछ रहा है निम्नलिखित स्थल विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ, आगरा का किला, उसके बाद अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, बताएं अभी 1983 में, 83 से शुरुआत हुई, तो ये आपका 4 जो हमने कोड बताया कैसे याद रखना, 32 34, तो ये 4 आ रहा, यानी 4 और 4 इसमें दिए हुए हैं, अजंता, एलोरा, उसके बाद फिर आगरा का किला, ताजमहल 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जनगणना के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि आरोही क्रम में लगाना है, तो आरोही क्रम में ध्यान से समझिएगा, आरोही मतलब कम से ज़्यादा की ओर जाना है, तो ध्यान से समझिएगा। भारत का जो लिंगानुपात है 943 है, भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है, लेकिन हम शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं तो 2011 के अनुसार ये कितना, शहर में 929 है, ठीक। उसके बाद फिर अगर रूरल की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो ये 949 है। अब अपने आप लगा लीजिए, यानी सबसे कम कौन सा है, सबसे कम इसमें आपका शहरी वाला मिलेगा, यानी भारत का शहरी लिंगानुपात 2 के बाद फिर आएगा आपका भारत का लिंगानुपात 1 2 1, और सबसे लास्ट में आएगा एक ग्रामीण वाला, यानी 3 2 1 3, बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, धीरे धीरे कुछ में आपके क्वेश्चन शामिल होते जाएंगे और आपको ये पता होता चला जाएगा। अब यहाँ बात कर लें, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, तो केरल का है, ध्यान रखिएगा, केरल नंबर 1 पे है। और सबसे लास्ट पायदान पे पूछा जाए तो आपका क्या है, हरियाणा है, हरियाणा है। अगर हम केरल की बात करें कितना है केरल का, तो ये आपका 1084, केरल का 1084, हरियाणा का है 877। यानी ये लिंगानुपात होता क्या है, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी 1000 पुरुष पर 1084 जो महिला हैं वो केरल में हैं, जबकि हरियाणा में 877 सबसे निचले पायदान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, चैंपियन और सेट क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किससे संबंधित है, तो ये जो वन फॉरेस्ट का वर्गीकरण किया जाता है तो इसी
के क्लासिफिकेशन के आधार पे चैंपियन और सेठ के क्लासिफिकेशन पर किया जाता, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे और इसमें है कुछ, तो उसमें के वन से संबंधित उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अगला एक क्वेश्चन मज़ेदार पूछा है, इसमें 3 संगठन का नाम दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और उनका पूछ रहा है कि कब काल क्रमानुसार का मतलब हुआ कि इनका सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो हम देख लेते हैं आसियान। आसियान की बात करें तो ये भारत है, भारत के साथ ये आपका इधर वाले जो ये आपके देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, ये देशों का आर्डर क्या है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। तो इन देशों का 10 देशों का जो ये समूह है, इसी को क्या कहा जाता है, एशियान के नाम से जाना जाता। और इसकी स्थापना कब हुई, 1967 में। 1967 में आसियान की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। कितने देश हैं, इसमें 10 देश हैं। कौन कौन 10 देश हैं, अब इनका हम बात कर लेते हैं। तो कौन है, बर्मा, जिसे वर्तमान संदर्भ में क्या कहा जाता है, म्यांमार। अगला कौन है, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। अगला कौन है, लाओस। अगला कौन है, वियतनाम। अगला कौन है, कंबोडिया, कंबोडिया। अगला कौन है, मलेशिया, मलेशिया। अगला कौन है, सिंगापुर, सिंगापुर। अगला कौन है, इंडोनेशिया। अगला कौन है, ब्रुनेई, ब्रुनेई। अगला कौन है, फिलीपींस। एफ लिख दिए, PH लिख दिए, फिलीपींस। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 पूरे हो गए। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को आसियान के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है भैया, आसियान के नाम से जाना जाता है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसी को क्या कहा जाता, आसियान के नाम से जाना जाता है। दूसरा भारत, तो भारत के आसपास जो देश हैं, यानी यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो श्रीलंका, और उसके बाद इसके जो भी आपके नेबरिंग कंट्री हैं, उनका जो समूह है वो क्या कहलाता है, सार्क। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को सार्क के नाम से जाना जाता है। इस सार्क का गठन जो हुआ 1985 में, और इसका मुख्यालय सार्क का पूछे तो कहाँ है, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में। अब देशों की बात करें तो कौन कौन आपके सार्क में देश आते हैं, तो आपका जाहिर सी बात है भारत तो आएगा ही। कौन कौन, भारत आता है, और कौन आता है, बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश आता है, और कौन आता है, तो भूटान आपका ऊपर से आएगा। भूटान के बाद आपका कौन, नेपाल आता है। नेपाल के बाद अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर कौन आता है, उसके बाद ध्यान से समझिएगा, और कौन आएगा, तो श्रीलंका आता है, श्रीलंका, और लास्ट में आपका मालदीव। तो ये आपका क्या है, सार्क के देश हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8। आगे आइए, उसके बाद फिर बात करें किसकी, तो बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में बिम्स्टेक। ये इम्पॉर्टेंट है, बिम्स्टेक। यहाँ इससे क्वेश्चन IAS में भी पूछा जा चुका। फुल फॉर्म पहले समझते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1997 में होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, ढाका। कहाँ बनाया गया, ढाका, 1997। इसके देश याद रखना बहुत आसान है। एक समझौता हुआ था लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, BBIL, ये आप जरूर नाम सुने होंगे। इसमें भूटान जो है वो विरोध कर दिया था। किसने, किसके द्वारा विरोध कर दिया गया था, भूटान के द्वारा। इन्वायरमेंट इशू लेकर के एक परिवहन समझौता हुआ था 4 देशों का। तो 4 ये ध्यान रखिएगा, कौन, ये आपका कौन, B से बांग्लादेश हो गया, और फिर अगले B से भूटान हो गया, I से आपका इंडिया हो गया, नेपाल हो गया। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया,
नेपाल। और इसके बाद नीचे जो भारत के एक देश है उसका नाम है श्रीलंका, तो वो इसमें शामिल है। और दो इधर आपके आसियान के देश हैं, एक है म्यांमार और दूसरा है थाईलैंड। अगर ऐसे याद रखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बिम्स्टेक में इंडिया शामिल है, सार्क में इंडिया शामिल है, लेकिन याद रखिएगा आसियान में इंडिया नहीं शामिल है। तो ये आपका हो गया बिम्स्टेक। कब बना? 1997 में। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ढाका है। सार्क कब बना? 1985 में। मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी। आसियान पूछा जाए तो 1967 में। मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। अब इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए। आसियान का लगाइए तो 1967, सार्क 1985, बिम्स्टेक 1997 लगा लो। तो ये आपका पता चलेगा, ये ऑलरेडी लगे हैं। आसियान 1967, सार्क 1985, बिम्स्टेक 1997, 1, 2, 3। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नवीनतम उत्तर प्रदेश ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि। सर्वाधिक वन क्षेत्र नहीं पूछ रहा है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश का जिला नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य बात है, सहारनपुर में। सहारनपुर में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई, जो 2019 की रिपोर्ट आई। ये प्रत्येक 2 वर्षों पर यानी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ISFR जो रिपोर्ट 2019 में आई है, अब कब आएगी? 2021 में। प्रत्येक 2 वर्षों पे प्रकाशित होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर इसी रिपोर्ट से है। पूछ रहा है कि अभी यूपी में पूछा गया, तब सहारनपुर हो गया। और अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। यहाँ पर भी सर्वाधिक वृद्धि वाला ही क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा कर्नाटक। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? कर्नाटक। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जाए, वन यानी वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक किस राज्य में है, तो अगर ये क्षेत्रफल का पूछा जाए तब आपका क्या हो जाएगा? MP, मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक सिटी अहमदाबाद को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो इसे 2017 में शामिल किया गया। हमने कहा जैसे उधर हमने विश्व विरासत सूची शुरू की तो हमने 1983, 84, 85, 86, 13 वहाँ का बताए थे। अब 2017 का ये भी आप जान गए कि अहमदाबाद को शामिल किया गया। तो 14 आपके स्थल हो गए हैं जो भारत के विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 59, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में कौन कौन से मेगा सिटी हैं? तो जो महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं, यानी ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे वाला वीडियो बहुत लंबा बन गया था। अब आप लोग कमेंट जरूर करिए, बताइए कि आपको डिटेल में बताया जाए कि जैसे बता रहे हैं ऐसे बताया जाए। जो भी आपका सजेशन होगा उसको आगे से फॉलो किया जाएगा। तो कृपया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिटेल में चाहिए तो उसके लिए भी हम रेडी हैं, और या अभी कुछ शॉर्ट किए हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, या ऐसे चाहिए, जैसा भी वीडियो चाहिए आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। कुल मिला के आपका लाभ मैक्सिमम होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन मज़ेदार है। कई संस्थानों का उत्तर से दक्षिण आर्डर पूछ लिया गया, कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं और इसको निपटाते हैं।
सबसे पहले इसमें जो दिया गया है नारियल विकास बोर्ड दिया गया। असल में नारियल विकास बोर्ड, अब नाम से ही नारियल, भारत में नारियल के साउथ में जो राज्य हैं, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ पर नारियल पैदा होता है, तो यहीं पर कोई होगा। तो ये 1981 में, ध्यान से समझिएगा, 1981 में नारियल विकास बोर्ड को केरल के कोचीन, यानी जो आज का कोच्चि है इसे कोचीन कहा जाता था, तो कोच्चि में स्थापित किया गया था। समझो, ये भारत है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये केरल है, तो ये यहाँ पर इसका कोच्चि में स्थापित किया गया था। कब? 1981 में। 1981 में। अब दूसरा पूछ रहा है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड को यहाँ आपका कौन सा मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा हरियाणा, और हरियाणा में जो राजधानी है गुरुग्राम, कौन सी है? गुरुग्राम। गुरुग्राम में इसे कब, तो इसे 1984, पंजाब में आप देखते हो 1984 में क्या हुआ था, ब्लू स्टार चला था, तो उससे आप ऑपरेशन स्टार, ब्लू स्टार, ठीक, तो उससे याद कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो 1984 में इसे स्थापित किया गया था नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड को, कहाँ? गुरुग्राम में। अब अगला कौन आपके इसमें दिया हुआ है, आपका दिया है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये तीसरा वाला, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, इसकी स्थापना 1963 में यहाँ दिल्ली में होती है। यहाँ कब? 1963 में, 1963 में कहाँ होती है? नई दिल्ली में स्थापना इसकी की जाती है। अब सबसे लास्ट बचा, उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान। ये कहाँ? ये तेलंगाना के कहाँ स्थापित है? तेलंगाना के हैदराबाद में इसे स्थापित किया गया था। अब आप इसको क्रोनोलॉजी भी लगा सकते हैं या फिर इसका नॉर्थ से साउथ ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय बागवानी 2 से शुरू करिए, क्योंकि आपका इसका मुख्यालय कहाँ? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। उसके बाद फिर यानी तेलंगाना वाले पे पहुंच जाइए। उसके बाद दिल्ली वाला, दिल्ली वाला का मतलब 2, 3 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका दिल्ली में है। तो 2, 3 और 3 के बाद तेलंगाना यानी राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, तो 2, 3, 4 और सबसे लास्ट में आएगा नारियल विकास बोर्ड, जिसका मुख्यालय कोच्चि या केरल में है। तो आंसर क्या बनेगा? जिस ऑप्शन में दिखे 2, 3, 4, 1 वो सही जवाब होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 2, 3, 4, 1 यानी पहला आंसर। आगे आओ, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने गलत किया होगा। यहाँ क्या लिखा है? इंक्रीजिंग आर्डर लिखा है। इंक्रीजिंग आर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कम से ज़्यादा की ओर लगाना। लेकिन आप कैसा याद करते हो? आप क्वेश्चन देखते नहीं, देखते ही आप मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला नंबर 1 से वहीं शुरू कर दिया। लेकिन पूछ क्या रहा है? मध्य प्रदेश इसमें सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है? इंक्रीजिंग आर्डर पूछा, डिक्रीजिंग नहीं पूछा है। तो सबसे लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगर ऐसे हम ये डिक्रीजिंग घटता क्रम लगाना होता तो ये आपका मध्य प्रदेश है नंबर 1 पे। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश से अलग हुआ हिस्सा इसका आता है छत्तीसगढ़ का। अब यहाँ अब लगा लीजिए। अब लेकिन इसका उल्टा पूछा है, इंक्रीजिंग आर्डर पूछा है, तो यहाँ पीछे शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ यहाँ कितने नंबर पे दिया है? 3 नंबर पे दिया। अरुणाचल प्रदेश कितने पे दिया है? 2 नंबर पे दिया। और ये आपका कौन? मध्य प्रदेश 1 पे। तो आपका जो सही आंसर होगा वो 3, 2, 1 होगा। और 3, 2, 1 आपके ऑप्शन चौथे में डी में है। क्वेश्चन नंबर अगला 62 पूछ रहा है, ये पीछे हम बता चुके हैं। भारत किसका सदस्य है? तो हमने कहा एशियान का भारत सदस्य नहीं है। एशियान में 10 देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। उसके बाद फिर आपके सारे के सारे जो 10 देश हैं इनमें इंडिया शामिल नहीं है। तो ब्रिक्स में है। ब्रिक्स की स्थापना फोर्टालेजा
डिक्लेरेशन से 2014 में की जाती है। कब होती है? 2014 में। ब्रिक्स की स्थापना 2000, ये ब्रिक्स बैंक की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, अभी ब्रिक्स की बात भी करेंगे। तो ये आपका जो ब्रिक्स बैंक है या इसी को न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना 2014 में फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से होती है और इसका मुख्यालय एक कहीं मिल जाएगा आगे, इसका संघई है, ध्यान रखिएगा, इसका संघई है। अब यहाँ लेकिन ब्रिक्स पूछ रहा है तो इसका नाम पहले ब्रिक था। क्या था? इसका नाम पहले ब्रिक था, लेकिन 2009 में इसमें कौन शामिल हो गया? इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? ब्रिक्स। तो ये कब शामिल हुआ है? यानी ये आपका 2009 में। 2009 में कौन शामिल हुआ इसमें? साउथ अफ्रीका। तो इसमें आई से इंडिया है, डी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से आपके साउथ अफ्रीका। तो ये आपका, तो ब्रिक्स में भी इंडिया है, सार्क में भी आपका इंडिया है, बिम्स्टेक में भी इंडिया है। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 3 4, 2 3 4, जिस भी ऑप्शन में दिख जाए वही लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा यानबू बंदरगाह। तो यहाँ सऊदी अरब का जो ये हिस्सा आप देखोगे, ये आपका लाल सागर है और लाल सागर के तट पर ही एक आपका बंदरगाह स्थित है, ये सऊदी अरब में। इसी को क्या कहा जाता है? यानबू, यानबू बंदरगाह। तो यानबू बंदरगाह कहाँ है? तो ये आपका सऊदी अरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 की पहली तिमाही में ऐतिहासिक रूप से इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में वृद्धि हुई। जब इस टाइप का अप्रत्याशित रूप से कोई आपका कारनामा होता है तो आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता। तो ये जो पहली तिमाही थी 2021 की, उसमें कारों की बिक्री में 140% का उछाल देखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HCL टेक को पीछे पछाड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है? तो ये विप्रो। विप्रो क्या बन गई? भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, पोटेशियम नाइट्रेट के उत्पादन में पहला स्थान थाईलैंड का है, जबकि दूसरे स्थान पे कौन है? तो पोटेशियम, इसी को KNO3 या इसी को साल्ट पीटर, तो पूछ ले साल्ट पीटर, इसका व्यापारिक नाम है, यही है। इसी को साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन थाईलैंड करता है, जबकि दूसरे नंबर पे कौन है? आपका रसिया। तो ये KNO3 पूछे तो इसका उपयोग आप NPK जो ये उर्वरक होता है उसमें होता है। दूसरा, फायरवर्क, आतिशबाजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर 1 पे जो साल्ट पीटर है, KNO3 है, उसका थाईलैंड है और नंबर 2 पे रशिया है। अगला, रॉक साल्ट के उत्पादन व स्टोरेज, भंडारण दोनों में नंबर 1 पे कौन है? तो आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में याद कीजिए, पीछे की क्लास में हमने यहाँ पर आपको बताए थे रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य बताए थे, हिमाचल प्रदेश में है। यहीं पर हमने कहा था ग्रेट डेजर्ट नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू मनाली घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते, नहीं बहुत लंबा वीडियो बनेगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला, अमरूद के उत्पादन में शीर्ष राज्यों का सही क्रम क्या है? तो अमरूद, अब आपको एक ट्रिक बताते हैं, जितने आ से शुरू हो रहे हैं, अमरूद, आम, सब का सब आप पाओगे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आंवला नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। अक्सर ये चेक कर लीजिएगा, वैसे आपको नहीं आ रहा हो तो एक ट्रिक के रूप में हम आपको गेस करना हो, तुक्का मारना हो तो लगा सकते हो। तो आपका कौन? उत्तर प्रदेश अमरूद में नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है और बिहार नंबर 3 पे है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 3 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 2 3 1 हो जाएगा, यानी ये 2 3 1। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी किसी को क्या कहा जाता है? एशियन
अवसंरचना निवेश बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 2016 में 15-16 में होता है। कब होता है इसका गठन? 2015-16 में होता है। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा बीजिंग है। इसका मुख्यालय बीजिंग, और बीजिंग में जो आपका SCO है यानी संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसी को संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता, उसका भी मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी जो बताए हैं, ब्रिक्स बैंक जिसे कहा जाता, उसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग ना होकर के संघाई है। तो भारत भी इसका AIIB में शामिल है, तो ध्यान रखिएगा। तो भारत AIIB के संस्थापक सदस्यों में, सही बात है। और इसके बाद फिर AIIB का मुख्यालय मुंबई है, गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बीजिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अगला UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया जाता है। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ 1945 में इसकी स्थापना हुई, सही है। 193 इसके वर्तमान में 193 क्या मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज इस्तेमाल यहाँ पर की जाती है, वो आपकी कितनी भाषाएं हैं? 6 है। तो 6 भाषाओं को एज ए ऑफिशियल भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसकी जनरल असेंबली होती है। तो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली में किया जाता है। और महासभा के अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा एक वर्ष के यानी प्रत्येक वर्ष चुने जाते हैं। 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा यानी 1 और 2 दोनों। अगला, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने पादशाह की उपाधि धारण की? तो अब जो बाबर है, ध्यान से समझिएगा, बाबर, ये बाबर वही है जो ध्यान से समझिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। और 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होगा और बाबर जीतेगा। और इसी के बाद फिर ये पादशाह की उपाधि क्या करता है? धारण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप प्लेयर कौन बना है? तो इसका ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो कोई पहली बार ऐसे आपका स्नूकर में पंकज आडवाणी का नाम आप सुनते हो, 2-3 नाम हैं जो घूमते रहते हैं। तो पंकज आडवाणी इस बार नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कौन जीते हैं? मार्क सेल्बी। अब कमेंट में आप हमको ये आप लिख के बताइएगा कि मार्क सेल्बी किस देश के हैं, देश इनका बताइएगा। और दूसरा है, इन्होंने किसको पराजित किया है, हराया किसको है। तो ये 2 चीज़ें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप कमेंट में लिखिएगा। अगला है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो इसको मारिया रेसा, जो कि कहाँ की हैं? फिलीपींस की हैं। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा को 2021 में सम्मानित किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कल्हण ने राज तरंगिणी पुस्तक लिखी है, पूछ रहा है इसमें कितने तरंग हैं? तो तरंगों की संख्या 8 है। और इसमें जो ये राज तरंगिणी है, इसमें कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है। पूछा जाए कि इसमें कहाँ का इतिहास है, तो कश्मीर का इतिहास का इसमें उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। अगर आपको कोई सजेशन या कुछ अन्य आपको सुझाव देना है तो कमेंट में आप सुझाव दे सकते हैं। अगले वीडियो में आपके सुझावों को शामिल किया जाएगा। धन्यवाद।